प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक को कहते हैं विराम चिन्ह, अर्थात हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आपको अपनी भाषा को पुष्ट बनाने के लिए और व्याकरणिक अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए वहाँ उन्हें दूर करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और कक्षा 9 से 12 में विशेष रूप से आपके लिए ये सब चीज़ें अभी से आपकी नींव को मजबूत बनाने का काम करने वाली हैं। और विशेषकर रीट के हिंदी के पाठ्यक्रम में, चाहे वो L1 हो या L2 हो, वहाँ ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, आपका जाना पहचाना जो प्रकरण है विराम चिन्हों से संबंधित, उसको आज देखते हैं और विस्तृत चर्चा इस विराम चिन्ह के बारे में करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूर्ण विराम की स्थिति। आखिर पूर्ण विराम प्रयुक्त करने के क्या क्या नियम हैं। आपको देखने में, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये पूर्ण विराम बहुत ही सरल चीज़ है, लेकिन जहाँ विशेष नियमों की बात होती है तो वहाँ आप किस प्रकार से सही रूप में और पूर्ण विराम का प्रयोग आप किस प्रकार से कर पाते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों विराम चिन्ह लिखा हुआ है। आप इस प्रकार से निश्चित हो जाएं सबसे पहले कि इसमें जो चिन्ह लिखा रहता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें है जो है वो आधा है, न आधा नहीं है। कई बार विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं और ये आम व्यवहार में इस प्रकार से लिख देते हैं, तो इस प्रकार नहीं लिखते हैं। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसमें चिन्ह जब लिखते हैं तो है आधा है और न पूरा है, तो न आधा नहीं लिखना है आपको, है आधा है। इस प्रकार से जब इसमें हम देखते हैं तो कोई भी शब्द जब होता है उसमें जब नीचे लगा हुआ होता है तो वो वर्ण होता है पूरा, और जो पूरा दिखता है वो होता है आधा। तो इस प्रकार से चिन्ह ये भी सही है और चिन्ह ये भी सही है। यहाँ विद्यार्थियों हम विराम चिन्हों की बात करते हैं तो यहाँ विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। किसी भी वाक्य को लिखते समय या बोलते समय थोड़ा बहुत स्थान स्थान पर ठहरना पड़ता है, तो इसी ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, लिखित भाषा में जब हम किसी शब्दों के किन्हीं शब्दों के बीच बीच में हम जब रुकते हैं तो यहाँ पर लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए इन विशेष चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग या तो वाक्य के मध्य में लगाया जाता है, किया जाता है, या वाक्य के अंत में किया जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है विराम चिन्ह, और यहाँ पर दिखाया गया है कि लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विशेष चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग करने से जो भाषा है हमारी वो स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थवान लगती है और भावपूर्ण भाषा की अभिव्यक्ति वहाँ पर होती है। तो किसी भी भाषा को स्पष्ट रूप देने के लिए, अर्थवान दिखाने के लिए और भावपूर्ण अभिव्यक्ति देने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम पूर्ण विराम के बारे में देखने वाले हैं। पूर्ण विराम से संबंधित कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, उन सभी स्थितियों के बारे में हम खुलकर के बात करने वाले हैं आज। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले ये आपको देखना है कि जो पूर्ण विराम होता है वो खड़ी पाई के रूप में उससे स्वीकार किया गया है, और अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। इस प्रकार से फुल स्टॉप। तो यहाँ इसी फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम कहा गया है। खड़ी पाई होती है, गलती से आप नीचे ये नहीं लगाएं, ये बिंदी, ये फिर बाद में स्थिति बदल जाती है इसकी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये रूप ले लेती है। तो यहाँ पर केवल खड़ी पाई के रूप में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, पूर्ण विराम के बारे में जब बात करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी वाक्य को समाप्त करने के लिए वहाँ जब आपको ऐसा लगे कि वाक्य की जो अभिव्यक्ति है वो पूर्ण हो चुकी है, तो वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाला ये चिन्ह है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी का प्राचीनतम जो विराम चिन्ह है उसे पूर्ण विराम के रूप में स्वीकार किया जाता है। विद्यार्थियों, दो स्थितियां ध्यान रखनी है आपको, दो चिन्हों का ध्यान रखना है। एक तो होता है प्रश्नवाचक और एक होता है विस्मयादिबोधक। देखिए,
प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक, इन दो चिन्हों को छोड़ना है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्हों को छोड़ करके और इन दोनों से युक्त वाक्य हैं उनको छोड़ करके सभी वाक्यों के अंत में आपको पूर्णविराम लगाना होता है। दो चीज़ों को छोड़ना है। एक तो पूर्णविराम कहाँ लगाते हैं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़ना है, और यहाँ पर जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं उनको छोड़ना है। ऐसे वाक्यों को छोड़ करके जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं वहाँ हम पूर्णविराम की स्थिति पाते हैं। जैसे हम कह दें कि मोहन पाठशाला से आ रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि वाक्य की पूर्णता है, वाक्य हमारा भाव लेकर के पूर्ण हो गया है, तो यहाँ हम पूर्णविराम का प्रयोग कर रहे हैं। वाक्य के अंत में इसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया, तो यहाँ भी हो गया के बाद में हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं। तो एक स्थिति ये हुई आपकी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ेंगे और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़ करके जितने भी प्रकार के वाक्य बनते हैं इनके अलावा, तो वहाँ हम जो प्रयुक्त करते हैं विराम चिन्ह वो पूर्णविराम के रूप में ही होता है। एक तो ये सामान्य स्थिति है आपकी पूर्णविराम को लगाने की। दूसरा जो इसका स्थिति बनती है वो आप देखते हैं कि दोहा है, चौपाई है, कोई भी श्लोक है, उसकी प्रथम पंक्ति के अंत में ये जो एकल पूर्णविराम होता है वो लगाया जाता है जैसे, और उसकी जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें डबल वाला लगाया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो सून के बाद में लगाएंगे पूर्णविराम। पानी गए उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ दो इस प्रकार से आप पूर्णविरामों को लगाएंगे। तो ऐसी जो स्थितियां हैं जहाँ दोहा है, चौपाई है, विभिन्न प्रकार के श्लोक हो सकते हैं, उसकी प्रथम पंक्ति के अंत में इस प्रकार से पूर्णविराम लगाया जाता है, और दूसरी पंक्ति जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, डबल। इस प्रकार से पूर्णविराम का प्रयोग हम करते हैं। ऐसी स्थितियों का भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और आती है इस संबंध में, वो ये है कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का हम जब सजीव वर्णन करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का हम जब सजीव वर्णन करते हैं, तो उसका वर्णन करते समय वाक्यों के अंत में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कोई रामचंद्र नाम का लड़का है, उसके बारे में हम वर्णन दे रहे हैं, तो वहाँ वह रामचंद्र आ रहा है, यहाँ हमने पूर्णविराम लगाया। उसके बाद में गठा हुआ बदन। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूर्ण व्यक्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी उस बात पर जोर देने के लिए उसका सजीव वर्णन हम रामचंद्र का कर रहे हैं, तो हम विभिन्न प्रकार से पूर्णविराम का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि वह रामचंद्र आ रहा है, गठा हुआ बदन, फिर पूर्णविराम, मस्ती भरी चाल, फिर पूर्णविराम, हंसता हुआ चेहरा, दोस्तों के लिए मौन, शत्रुओं के लिए काल। इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में हम सजीव वर्णन करने के लिए भी पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वस्तु का वर्णन करें हम, जैसे संध्या का काल, संध्या का समय, आकाश में लाली, संध्या का समय, उसके बाद में पूर्णविराम, आकाश में लाली, पूर्णविराम, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सुनसान पथ। तो यहाँ बीच बीच में हम पूर्णविरामों का प्रयोग इस प्रकार से सजीव वर्णन करने के लिए कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, और वही बातें पूर्णविराम से संबंधित जो प्रमुख नियम बन जाते हैं प्रयोग करने से संबंधित, वो इस प्रकार से हैं। आपको 5-6 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पूर्णविराम का प्रयोग करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन नियमों को आपको पालन करना चाहिए। तो इन संबंध में कुछ दिशा निर्देश हैं, उनको पढ़ेंगे कि कोई भी हम जब उद्धरण जो होता है, अनुच्छेद जो होता है, उसको समाप्त करते समय पूर्णविराम को उद्धरण के अंदर ही लगाना होता है। जैसे देखिए, सीता ने कहा, आओ क्या, आओ आप
आ गए हैं। ये यदि ऐसी स्थितियां हैं, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी उद्धरण को हम समाप्त करते हैं तो यहाँ पर जो पूर्ण विराम आएगा वो उस चिन्ह से, अवतरण या उद्धरण चिन्ह से पहले आएगा। तो यहाँ इसके बाद में नहीं लिखना है आपको, यहाँ कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इस प्रकार से ये जो और चिन्ह है वो बाद में लगेंगे, और क्योंकि ये यहीं इस वाक्य को समाप्त कर रहा है इसलिए पूर्ण विराम यहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी उद्धरण को समाप्त करते समय पूर्ण विराम हमेशा उद्धरण के अंदर ही होता है, उसी उद्धरण के अंदर ही ये होता है, इसके बाहर आपको ये नहीं लगाना है। ये एक विशेष नियम है, इस विशेष नियम का आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम ये होता है विद्यार्थियों को विराम चिन्ह लगाने के बाद में, अर्थात पूर्ण विराम लगाने के बाद में अगले वाक्य के पहले अक्षर के बीच में, अगला जो वाक्य हम शुरू करेंगे, जैसे एक वाक्य पूर्ण हो गया है और अगला वाक्य हम शुरू कर रहे हैं, तो वाक्य के पहले अक्षर के बीच एक स्थान छोड़ना चाहिए। जैसे वह राम है, पूर्ण विराम लगाएंगे और यहाँ जब दूसरा वाक्य शुरू करेंगे थोड़ा सा स्थान छोड़ना चाहिए। वह कक्षा 8 में पढ़ता है। तो समझने की दृष्टि से यह है कि जब हम पूर्ण विराम से किसी वाक्य को लिखते हैं, जहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं और अगला वाक्य जब शुरू करते हैं तो उसके बाद में और अगला जो शब्द हम लिखते हैं किसी पूर्ण वाक्य को, आगे वाले वाक्य को, तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति ये रखें कि थोड़ा सा स्थान आपको छोड़ना चाहिए। अंतिम अक्षर और पूर्ण विराम के बीच में, अंतिम अक्षर और पूर्ण विराम के बीच कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि लिखते समय, वाक्य को पूर्ण करते समय अंतिम अक्षर है और अंतिम अक्षर के बाद में पूर्ण विराम आएगा, तो उसके बीच में कोई भी स्थान आपको नहीं छोड़ना है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें आदेशात्मक होता है कोई वाक्य या सुझाव वाली स्थिति होती है, तो वहाँ उसे समाप्त करने के लिए भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझें, आओ पार्क में चलें, ये किसी के द्वारा सुझाव दिया गया है, तो आओ पार्क में चलें, तो ये चलें के बाद में आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये सुझाव वाली बात है। तो सुझाव के लिए एक होता है विद्यार्थियों आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य के अंत में भी ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब जैसे डॉक्टर कहता है कि अपनी जीभ बाहर निकालो, तो निकालो के बाद में ये आपका ऐसा पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये एक आदेशात्मक है और आदेशात्मक और सुझाव के स्थिति देने वाले जो वाक्य हैं उनके अंत में ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। विद्यार्थियों एक बात और है इसमें कि जब कोई वाक्य प्रश्न और उत्तर शैली में हो, साथ साथ प्रश्न हो और उसी वाक्य में आपको उत्तर दिया हुआ हो, तो प्रश्न उत्तर शैली में हो तो वहाँ भी पूर्ण विराम अंत में लगता है। जैसे कहा गया है फ्रांस की राजधानी शहर क्या है, और क्या है के बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में उत्तर लिख करके फ्रांस की पेरिस, पेरिस के बाद में फिर आप क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यदि कोई वाक्य प्रश्न उत्तर शैली में है तो प्रश्न के बाद में जब उत्तर शुरू करते हैं और उत्तर जब हम लिख देते हैं, चाहे वो उत्तर एक शब्द में क्यों ना हो, तो वहाँ उसके बाद में पूर्ण विराम लगाया जाता है कि फ्रांस की जो राजधानी शहर क्या है, और आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, उस प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में उत्तर लिखेंगे पेरिस, तो पेरिस के बाद में तुरंत आपको क्या लगाना है, ये पूर्ण विराम लगाना है। एक नियम यह है कि यदि हम पूर्ण विराम के बाद कोई वाक्य लिखते हैं, पूर्ण विराम लग गया, वाक्य पूर्ण हो गया और अगला वाक्य हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें उसे बड़े अक्षर से शुरू करना चाहिए। पहला जो अक्षर होता है किसी पूर्ण विराम के बाद में, अर्थात वाक्य के पूर्ण होने के बाद में जब नया वाक्य शुरू करते हैं, तो पहला जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उसका पहला वर्ण कैसा लिखना चाहिए, आपको बड़ा लिखना चाहिए, बड़े अक्षर से शुरू करना चाहिए। विद्यार्थियों एक अंतिम जो नियम है वो इस प्रकार से है कि प्रश्न चिन्ह पूर्ण विराम की जब जगह लेता है, अर्थात पूर्ण विराम की पूर्ति कौन करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह करता है, इन्हें कभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। आपको ये बताया गया है कि किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, और यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त हो रहा है तो आप ये नहीं समझें कि अभी वाक्य अधूरा है, अभी पूर्ण विराम और लगाना है। तो कई बार स्थितियाँ ये होती हैं कि जब
आपका जितना भी प्रश्न पत्र होता है उसमें जो प्रश्न आते हैं तो सब प्रश्नों के अंत में क्या लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ने अब किसका रूप ले लिया है, पूर्ण विराम का रूप ले लिया है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, अर्थात दोनों को एक साथ नहीं लगाना है। जैसे कहें कि यह किस रंग का था और क्या वह हरा था। वह किस रंग का था, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह हरा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस खत्म हो गया, इतना ही। अब इसके बाद में पूर्ण विराम आप नहीं लगाएं, केवल प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो आपको इसकी पूर्ति कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण विराम से संबंधित कुछ सावधानियां उनके प्रयोग करते समय और कुछ नियम आपने देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विराम चिन्ह के साथ, अल्प विराम चिन्ह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।